नमस्कार, मैं रश्मि मेनन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिंदगी विद ज्योतिष में। दर्शकों, आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां करते होंगे लेकिन उनको सफलता हासिल नहीं हो पाती होगी। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सपने देखते होंगे कि उनको सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो जाए, उनका जीवन आसान हो जाए। क्या आप लोग ये जानते हैं कि यह सब हमारी कुंडली पर निर्भर करता है। कुंडली में जो ग्रह होते हैं उन्हीं के अनुसार हमें सरकारी नौकरी मिल भी जाती है और बहुत से लोगों को नहीं भी मिलती है। आखिरकार क्या किया जाए, कौन से ग्रह इसके कारक होते हैं, यही सब जानकारियां लेकर आज एक बार फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने विश्व प्रसिद्ध एस्ट्रो रुद्र राकेश चतुर्वेदी जी। तो आइए इनका स्वागत कर लेते हैं। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री राधे। तो दर्शकों, यदि आप भी आचार्य जी के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म पत्रिका में सरकारी नौकरी है भी या नहीं, या फिर सफलता आपको क्यों नहीं मिल पा रही है, या फिर कोई अन्य प्रकार की समस्या आपके साथ चल रही है, तो जरूर संपर्क करें। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ फोन उठाना है, कॉल करना है, अपनी समस्या बताकर उसका समाधान प्राप्त करना है और अपने जीवन को आसान बनाना है। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। तो आचार्य जी, आज बात करेंगे उनके लिए जो लगातार मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन उनको सफलता हासिल नहीं मिल पाती। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां करते रहते हैं, बच्चे सपने संजो के रखते हैं लेकिन उनको वो सब चीजें नहीं मिल पाती हैं जो वह चाहते हैं। कौन से ग्रह को हम इसके लिए कारक मान सकते हैं? जी, सबसे पहले धन्यवाद रश्मि जी, आज बहुत ही उत्तम विषय लिया, क्योंकि जाहिर सी बात है आने वाले समय में सभी एग्जामिनेशंस आने वाले हैं। प्रतियोगी परीक्षाएं हर तरीके की आने वाली हों, चाहे वो आईएएस पीसीएस की हों, चाहे एसएससी की हों। बच्चे तैयारी कर रहे हैं और हर घर में 1 से 2 बच्चे इस तरीके के तैयारी उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं और परिश्रम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं विफलता मिलती है। सही कहा आपने, ग्रह जिम्मेदार होते हैं, ग्रह पूर्ण रूप से जिम्मेदार होते हैं। पूरा खेल ही ग्रहों का है। ग्रहों का खेल इस तरीके से है कि अगर आपका लग्न में बैठकर मंगल आपको डॉक्टर के क्षेत्र में जाने के लिए कहता है और आपके माता पिता आपको कहते हैं कि आप शिक्षक बनिए, आप जाके टीटी का एग्जाम दे दीजिए, सीटेट का एग्जाम दे दीजिए, या तरह तरह के स्कूल कॉलेजेस के लिए प्रेफर करते हैं, तो आप गलत दिशा में जा रहे हैं। आप नहीं पाएंगे, आप उसमें सफलता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो योग नहीं है, वो ग्रह आपके सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जब भी हम प्रतियोगी परीक्षा का चयन करते हैं तो उस विषय का चयन करना जरूरी है जो ग्रह हमारे लिए, हमारे जीवन में, हमारे भाग्य में, हमारे भाग्योदय में मदद कर रहे हैं, उनको हम पहचान लें। अब अगर हम आते हैं सूर्य और बुध, अगर लग्न में बैठा हुआ है, चाहे सूर्य बैठा हुआ है चाहे बुध बैठा हुआ है, अगर आपके जातक की कुंडली में इस तरीके के बैठे हुए हैं और अगर वो वक्री नहीं है और अस्त नहीं है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए। आप कहीं भी लीड करने के लिए आप तैयार हो जाइए। आप जहां भी जाएंगे वहां एक दूसरे के ऊपर आप जाकर लीड ही करेंगे, आप उच्चस्थ पद पर बैठेंगे। आपके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हो गया, आईएएस पीसीएस की सर्विसेज हो गया, उनके लिए आप तैयारी कर सकते हैं, या फिर क्लास 1 ऑफिसर के लिए आप अंततः प्रयास कर सकते हैं और सफलता भी मिलती हुई नजर आती है। अगर लग्न में राहु बैठा हुआ है, लग्न में राहु बैठकर शुभ फल दे रहा है और किसी के साथ शत्रुवत संबंध वहां पे नहीं बना रहा है, अगर चंद्रमा वहां पे ग्रहण योग नहीं बना रहा है, तो आपके लिए आर्मी से संबंधित जॉब या फिर आपके लिए पुलिस सर्विसेज की जॉब आपको आसान हो जाएंगी क्रैक करना। इसी तरीके से अगर नवम भाव में अगर बैठा हुआ है, सूर्य बैठा हुआ है, मंगल बैठा हुआ है, अगर सूर्य बैठा हुआ है तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को लीजिए। अगर मंगल बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं आप डॉक्टर्स के क्षेत्र का या फिर मेडिकल संबंधी कार्यों को आप चयनित करिए। कई बार लग्न में शनि बैठकर आपको आईएएस के साथ साथ न्यायिक क्षेत्र में ले जाता है। न्यायिक क्षेत्र में शनि को पहचानना पड़ेगा आपको। जज की सर्विसेज के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर शनि लग्न में बैठा हुआ है पूर्ण रूप से बल देकर और आपके राशि में बैठा हुआ है, तो आपके लिए वर्तमान समय में अगर गोचर चल रहा है, उसका महादशा चल रही है शुभता भरी, तो आपके लिए आसान हो जाएगा जज की सर्विसेज के लिए, या फिर आप वकालत के क्षेत्र में भी जा सकते हैं, आप चयन कर सकते हैं। जी जी, बिल्कुल आपने एकदम सही कहा। आपने ठीक प्रकार से बताया कि कैसे सरकारी नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, क्या कारण बन जाते हैं। और भी जानकारियां आपसे लेंगे, लेकिन एक व्हाट्सएप ले लेते हैं। हमारे पास नैना जी ने मैसेज किया था व्हाट्सएप पर, झारखंड से हैं वो। उनकी जन्म की तारीख है 12 फरवरी 1995।
जन्म का समय है सुबह के 7:15 और ये अपने करियर के बारे में आपसे जानना चाहती हैं। जी नैना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका संपर्क करने के लिए। आपकी कुंभ लग्न की कुंडली बन रही है और कहीं ना कहीं आपका 12वें घर में सूर्य बुध बैठा हुआ, लेकिन वही हमने कहा कि अगर वक्री या अस्त होगा तो आपके लिए दिक्कत करेगा। सूर्य और बुध एक साथ युति बनाकर बैठे हुए हैं, लेकिन बुध यहाँ पर वक्री होकर बैठा हुआ है और राहु 9वें भाव में वक्री होकर बैठा हुआ है। तो इसकी वजह से लग्न में शनि बैठने की वजह से आपको लीगल क्षेत्र में आप जा सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बुध वक्री होकर आपको भटकाव दे रहा है, वाणी से कई बार पीड़ा दे रहा है। आप क्रोध में आकर कई डिसीजन गलत ले लेते हैं, निर्णय गलत ले लेते हैं। अपने माता पिता से या अपने सगे संबंधियों से भी आप उनके परामर्श नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको लॉस उठाना पड़ रहा है। तो आप कोशिश करिए, सबसे पहले राहु से संबंधित उपाय करिए और शनिवार का व्रत करिए और तुरंत आप न्यायिक क्षेत्र की तैयारियां शुरू कर दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल नैना जी, आपका मार्गदर्शन आचार्य जी ने कर दिया है। जिस प्रकार से आपको जो उपाय बताया है, आप उस उपाय को करें, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। यदि कोई अन्य प्रकार का सवाल आपके मन में है या फिर आप व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहती हैं, तो आप कार्यक्रम के बाद संपर्क करके अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकती हैं। नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। बाकी के दर्शक भी संपर्क करते रहें और अपने जीवन को आसान बनाने के सटीक उपाय जानते रहें और मार्गदर्शन प्राप्त करते रहें मात्रिक कॉल के माध्यम से। तो आचार्य जी, जैसे कि आपने बताया सरकारी नौकरी के लिए ग्रह कौन कौन से कारक होते हैं, उसी प्रकार से हमारी कुंडली में तमाम प्रकार के योग भी बनते हैं। आखिरकार हमारी कुंडली में वो कौन से योग होते हैं जिसकी वजह से हमें सरकारी नौकरी में सफलता हासिल हो जाती है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। अगर लग्न में सूर्य उच्च का होकर बैठा हुआ है और सूर्य की ही महादशा का आप भोग कर रहे हैं, तो आपको ले जाकर राज सत्ता के करीब ले जाकर बैठा देगा। ऐसे हमने देखा है कि आईएएस पीसीएस की कुंडली इस तरीके से बहुत ही सटीक बैठती है। और आपके अगर शनि बैठा हुआ है लग्न में और आपका प्रबल भाव लेकर बैठा हुआ है, भाग्य के भाव में लेकर देख रहा है, दृष्टि दे रहा है, और वहां पर शुभ ग्रह बैठे हुए हैं 9वें और 10वें घर में, तो आपके लिए न्यायिक क्षेत्र में जज इत्यादि की योग बनता है और इसकी तैयारी को बहुत जल्द आप क्रैक कर ले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सूर्य महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर आप राज सत्ता, राज सुख के भोगी होना चाहते हैं, आईएएस सर्विसेज के लिए आप प्रिपेयर होना चाहते हैं तो। जी जी बिल्कुल। सूर्य देव को तो वैसे भी कहा जाता है कि यदि आप यश, प्रतिष्ठा, मान सम्मान की प्राप्ति चाहते हैं तो सूर्य देव को प्रसन्न करें, सूर्य देव को अर्घ्य दें। बहुत से लोग ऐसा करते भी हैं, लेकिन सही विधि सबको नहीं पता होती। तो एक महत्वपूर्ण सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सूर्य देव को अर्घ्य देने का सही समय और विधि क्या होती है? जी बिल्कुल सही कहा आपने। पहले भी मैं कई बार कई शोज के जरिए दर्शकों को बता चुका हूं कि अगर आप सूर्य को अर्घ्य देते हैं, कुछ लोग इसमें भ्रांतियां पैदा करते हैं। मैंने एक जगह बोल दिया तो कई लोग वहां पर ऑब्जेक्शन करने लगे, लेकिन ज्ञान ना होने की वजह से और कई जगह अर्ध ज्ञान होने की वजह से हम वहां पर पीड़ा लेते हैं। पहली चीज कि आपको नियम का ख्याल रखना है कि अगर आप सुबह या शाम को जब भी आप करते हैं इसको, वैसे कोशिश तो यही करना है सूर्य को प्रातः काल में ही जल दें, दोपहर के बाद जल नहीं दिया जाता है। दूसरी चीज, अगर आप सुबह स्नान कर रहे हैं, 7 बजे रोज उनको जल दे रहे हैं, अर्घ्य दे रहे हैं, तो कोशिश करिए कि 10 से 5 मिनट का गैप हो, इससे ज्यादा का गैप ना हो। और दूसरी चीज कि लालिमा लेने के बाद अगर आप जल देते हैं तो आपके लिए वो कहीं ना कहीं सूर्य पीड़ा का कारक भी बनता है और आत्मशक्ति का भी वहां पे लॉस होता है, मनोबल का लॉस होता है और साथ ही साथ पीड़ा भी सूर्य हमें देता है। अगर आपको सूर्य उदय हो चुका हो और पूर्ण रूप से उदय हो चुका हो तो उस समय अब अगर आपको अर्घ्य देना है तो थोड़े से घी के द्वारा अर्घ्य दें और उसी से आप अपने आप को तिलक कर लें। अगर आप सूर्य लालिमा ले रहा हो, उस समय स्नान इत्यादि करके आप जल देते हैं, तो वहां पर आपको प्योर जल का आप प्रयोग कर सकते हैं, वहां पे बंधन नहीं आता। अब यहाँ पे कुछ लोगों ने भ्रांतियां दिया कि लोग 12 बजे दोपहर को भी गंगा में खड़े होकर स्नान करके अर्घ्य दे देते हैं। तो गंगा या किसी देव स्थान को आप अपने सामान्य घर में तुलना ना करें। अगर आप किसी देव स्थान पर जाते हैं तो वहां पर सारे मुहूर्त, सारी चीजें, सारी विधाएं समाप्त हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं के द्वारा सृष्टि रचित है और आप उन्हीं के स्वयं आंगन में जाकर और आहवित कर रहे हैं, तो आपके लिए वो बंधन
नहीं रहता है। अगर आप गंगा में खड़े होकर स्नान कर रहे हैं और वहां से अर्घ्य दे रहे हैं तो वो यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर आप घर पे नित्य कर्म के रूप में, इसको नित्य पूजा के रूप में आप ले रहे हैं और आप इसको ख्याल नहीं रखते तो आपको कहीं ना कहीं से इसका दुष्परिणाम भी भुगतना पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल आचार्य जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है ये जो आपने हमारे दर्शकों को दी है। उम्मीद करती हूँ कि लोग ये जानकारी प्राप्त करने के बाद इसी प्रकार से सूर्यदेव को प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे या फिर उनको ठीक प्रकार से अर्घ्य देंगे, क्योंकि लोगों को ये समझना होगा कि यदि एक उपाय हमारी जिंदगी बना सकता है, वहीं उस उपाय को गलत तरीके से करने से हमारी जिंदगी बर्बाद भी कर सकता है। तो हम आपसे और भी जानकारियां लेंगे, आपसे ये जानेंगे कि कुंडली में योग है या नहीं सरकारी नौकरी के, ये कैसे पता लगता है। लेकिन उससे पहले व्हाट्सएप पर मैसेज आया हुआ है हमारे पास, हम उनके बारे में जान लेते हैं। इनका नाम ज्योति है, जन्म की तारीख है 14 अगस्त 1989 जी। जन्म का समय है दोपहर के 2:55, कर्नाटका का इनका जन्म है और ये अपने करियर और व्यापार के बारे में आपसे जानना चाहती हैं। जी, बहुत ही बढ़िया। ज्योति जी, आपको बता दें कि आपका मकर लग्न की कुंडली आपकी बन रही है और लग्न में ही शनि वक्री होकर बैठा है चंद्रमा के साथ युति बनाकर। तो शनि चंद्रमा की युति यहाँ पर मन से आपको चंचलता देती है और साथ ही साथ अब आपको बता दें कि कहीं ना कहीं आप गलत दिशा में भी प्रयास कर रहे हैं। आपकी कुंडली व्यावसायिक कुंडली है और कहीं ना कहीं आपके लिए व्यवसाय ही सबसे मुख्य साधन आय का बनेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी कुंडली की, तो आप शिक्षा के क्षेत्र से कुछ व्यवसाय कर सकते हैं। होम ट्यूशन इत्यादि के द्वारा आप इसकी प्रारंभ कर सकते हैं या फिर कोचिंग सेंटर इत्यादि का प्लान आप कर सकते हैं। और अगर आप सक्षम हैं तो प्ले स्कूल इत्यादि भी आप डाल सकते हैं, उसमें भी आप सक्षम रहेंगे, उससे भी आप धनार्जन कर पाएंगे। जी जी बिल्कुल नैना जी, उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी आप प्राप्त करना चाहती थी आचार्य जी के माध्यम से, वह जानकारी आपको प्राप्त हो गई है। अगर कोई अन्य सवाल आपके मन में है, कोई जिज्ञासा या फिर कोई शंका है, तो आप एक बार जरूर आकर व्यक्तिगत रूप से मिलें और कुंडली का पूर्ण रूप से विश्लेषण करवाकर अपने भविष्य के बारे में जानकारी आप प्राप्त करें। बाकी के दर्शक भी लगातार संपर्क करते रहें। संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, नौकरी में प्रमोशन में रुकावट आ रही है, बच्चों के करियर को लेकर परेशान है या फिर घर में कोई अन्य प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है, तो लगातार संपर्क करते रहें। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जन्म की तारीख नहीं पता है तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आप प्रश्न कुंडली के माध्यम से भी अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं। डिटेल्स आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं। तो आचार्य जी, हम ये कैसे जान सकते हैं कि हमारी कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं भी या नहीं? बिल्कुल, इस तरीके से हम बताएं आपको कि अगर आपके लग्न में कोई भी केतु या फिर चंद्रमा के साथ युति बन रही है, या शुक्र और चंद्रमा की युति बन रही है, शुक्र और केतु की युति बन रही है, या राहु के साथ केतु घर करके बैठा हुआ है, या दृष्टिगत संबंध दे रहा है, राहु बैठा हुआ या केतु बैठा हुआ और राहु और केतु की किसी की भी वहां पर दृष्टिगत संबंध आ रहे हैं, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि सरकारी नौकरी का स्वप्न छोड़ दें। और अगर सूर्य कहीं से भी पीड़ित है, आपका सूर्य और बुध अगर दोनों ही पीड़ित या वक्री अवस्था में आपके लग्न कुंडली में या चंद्र कुंडली में बैठे हुए हैं, तो आपको कहीं ना कहीं उम्मीद छोड़ देनी चाहिए और आपको प्राइवेट नौकरी या फिर व्यवसाय की तरफ आपका रुझान हो जाना चाहिए। और सही समय पर अगर आप फैसला नहीं लेते हैं, अगर सही चयनित आप नहीं करते हैं, तो कई बार ये आपको पीड़ा देता है और आजीविका के लिए भी ये आपको दर दर भटकने के लिए मजबूर कर देता है। सही ग्रह अगर आप नहीं पहचानते हैं, सही सेक्टर आप अपने कुंडली का नहीं पहचानते हैं, तो आपको ये पीड़ा देता ही देता है। जी हाँ बिल्कुल आचार्य जी, आपने सही बताया कि योगों के बारे में जानकारी कैसे हो सकती है, क्योंकि लोगों को प्रयास करने से पहले ये जान लेना चाहिए कि हमारी कुंडली में वह योग है भी या नहीं, उसका विश्लेषण करवाकर ही प्रयास को जारी करना चाहिए। अक्सर ये देखा जाता है कि बच्चे अपने घर से काफी दूर चले जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करते हैं, अपने परिवार वालों से दूर रहते हैं, ठीक मार्ग पर चलते चलते अचानक अपने मार्ग से भटक जाते हैं या फिर कहें पढ़ाई की तरफ से ध्यान हटाकर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में अपना ध्यान लगा लेते हैं। कौन सा ग्रह होता है जो उनको मार्ग से भटका देता है? मैंने आपको अभी जस्ट इसीलिए कहा कि शुक्र अगर लग्न में बैठकर चंद्रमा के साथ युति बना रहा है, चंचलता दे रहा है, केतु के साथ युति बना रहा है या केतु की दृष्टिगत दृष्टि वहां पर आ रही है, राहु की दृष्टि आ रही है,
तो आपको चारित्रिक रूप से भटकाव दे देगा। आप कहीं ना कहीं गोल से भटक जाएंगे। इसमें वही दूरी हो गई कि अगर परिवार से दूर हैं और कहीं ना कहीं आप बाहर जाकर तैयारी कर रहे हैं तो आपको भटकाव दे देगा। आप पथ से भटक जाएंगे, मस्तिष्क से आप भटक जाएंगे और कहीं ना कहीं अध्ययन क्षेत्र से आपका लगाव कम होगा और आप कहीं ना कहीं उलझनों में पड़कर आप अपने मेन गोल से भटक जाएंगे, जिसकी वजह से आपको तनाव और अपने वास्तविक गोल को ना अचीव कर पाने की ग्लानि भी आपको होगी। इसका भोग भी करना पड़ेगा। इसीलिए हमने कहा कि अगर शुक्र की युति बन रही है चंद्रमा के साथ या केतु के साथ तो मानसिक रूप से आपको चंचलता देगा। आपको बता दें कि अगर कहीं से भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की या कहीं से भी किसी को प्रतियोगिता देना चाहते हैं, प्रतियोगिता में शामिल होना चाहते हैं, वहां पे जीत हासिल करना चाहते हैं, तो वहां आपकी एकाग्रता, मानसिक एकाग्रता और आत्मबल दो ऐसे बड़े मुद्दे हैं जो आपको मजबूती देते हैं और आपके सक्सेस की कहानी लिखते हैं। तो अगर कहीं से भी लग्न में बैठकर भटकाव दे रहे हैं ग्रह, आपके मस्तिष्क में चंचलता दे रहे हैं, आपके चरित्र में चंचलता दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो सही रास्ता नहीं है और सही समय पर अगर आप उसे नहीं छोड़ देते हैं तो आपके लिए वो तनाव और तबाही का भी कारण बनता है। जी हाँ, बिल्कुल आचार्य जी, अब समय आ चला है उसका जिसका दर्शकों को बेसब्री से इंतजार होता है, अमृत उपाय का। मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को अमृत उपाय बता दें। जी, बात करें आज के अमृत उपाय की। अगर आज आप ध्यान दें और आपका बच्चा या आपका कोई भाई, आपका कोई परिवार का सदस्य इस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है और कहीं से भी उसका भटकाव हो रहा है या सही दिशा में वो नहीं जा रहा है, तो करना क्या है, आपको बहुत ही आसान तरीका है। ये प्रयोग उसे स्वयं कराएं या फिर माता पिता भी कर सकते हैं। माता पिता अगर करते हैं तो आपको उसके नाम को लेकर संबोधित करना रहेगा। प्रयोग क्या है, आप डेली सोने से पहले, जब भी आप सोने जा रहे हैं, अध्ययन करने के बाद या फिर खाना इत्यादि खाने के बाद, डिनर करने के बाद आप सोने जा रहे हैं अगर, तो कोशिश करिए कि आप अपने दाहिने हथेली पर इस तरीके से आप यहां पर गंगा जल लें और बाईं हथेली से इस तरीके से आप कवर कर लें उसको। और कवर करने के बाद आप हो सके तो गायत्री मंत्र, नहीं तो अगर संभव हो, आपको अगर कर पाए, आपका सामर्थ्य बने, तो आपको सरस्वती द्वादश नामावली का पाठ 11 बार या 21 बार आपको करना है। इसी तरीके से या तो गायत्री मंत्र या तो सरस्वती द्वादश नामावली का। अगर सरस्वती द्वादश नामावली आप कर लेते हैं तो आपके लिए अति उत्तम होगा। और आपको बता दें कि 11 या 21 बार पाठ करने के बाद आप कुछ मत करिए, जो जल लिया हुआ है उसको आप प्रसाद स्वरूप अपने मुख में ले लीजिए और उसके बाद आप सो जाइए। डेली नित्य आपको यही करना है और जब भी ये करें आप, आपके मन में सिर्फ आपका लक्ष्य होना चाहिए और कुछ भी नहीं। अगर आप मानसिक रूप से भटकाव में हैं और अगर अपने लक्ष्य को रखकर ये प्रयोग करते हैं तो ये सीधा तीर आपके लक्ष्य पे लगेगा और आपको सफलता देगा ही देगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने अमृत उपाय बताया। उम्मीद करती हूँ लोग ने, सभी ने, दर्शकों ने इस अमृत उपाय को नोट कर लिया होगा और इसको करने के बाद अपने जीवन को आसान करेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी सफलता हासिल कर लेंगे। अगर हम बात करें लोगों के, आपने कहा कि कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। बहुत से बच्चे होते हैं अपनी कॉपीज़ के अंदर, नोटबुक्स के अंदर मोरपंख रख लेते हैं, कहते हैं कि मोरपंख रखने से उनका दिमाग तेज़ हो जाएगा या याद की हुई चीज़ें उनको ज़्यादा समय तक याद रहेंगी। तो क्या ऐसा सही है और अगर सही है तो किस तरीके से? देखिए रश्मि, एक बार पहले भी मैं आपको कह चुका हूं कि वस्त्र या कुछ छोटे मोटे टोटके हमें आत्मविश्वास देते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था, आपको याद होगा, आप दर्शकों को भी, कि वस्त्र आप दिन के अनुसार पहनते हैं। बृहस्पतिवार को आप पीला पहनकर चले जाते हैं। ये बस आपकी सोच पर अंतर डालता है। वो मोरपंख वो कहीं भी आपको कुछ बल नहीं दे रहा है, लेकिन मानसिक बल जरूर आपको दे रहा है। अगर आपके अंदर ये विश्वास है कि वो मोरपंख मेरे भटकाव को रोक सकता है तो आप रख लीजिए, क्योंकि कहा गया है विश्वास ही मूर्त रूप लेता है। अगर आपको विश्वास है कि वो पत्थर देवता है, भगवान है, तो आप उस पर जल अर्पित करेंगे और नहीं तो पैर से ठोकर मारकर उसको साइड में कर देंगे। तो विश्वास ही आपको देव और पत्थर में अंतर कराता है। तो अगर आपको विश्वास है तो आप करते रहिए और अन्य रूप में आप अमृत उपाय भी कर सकते हैं। जी जी, बिल्कुल आपने एकदम सही कहा। अमृत उपाय करने से तो उनका जीवन आसान बन ही जाएगा, क्योंकि आप बताते ही सटीक उपाय हैं जिसको करने के बाद लोगों की समस्याएं दूर हो जाती हैं। फिलहाल जो है हमें यहाँ रुकना पड़ेगा, लेकिन इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां आपने हमारे दर्शकों को दी, बहुत सारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया, उनका जीवन आसान कैसे बनेगा उनको ये बताया और आप यहाँ पर आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों।
तो दर्शकों, यदि आप भी ये चाहते हैं कि आपका जीवन आसान और सफल हो जाए, आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएं, तमाम प्रकार के कष्ट नष्ट हो जाएं, तो जरूर संपर्क करें। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, आप इन नंबर्स को नोट कर सकते हैं और कार्यक्रम के बाद भी संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल आज के कार्यक्रम में इतना ही। आपसे होगी फिर से मुलाकात अगले एपिसोड में नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे भी दीजिए आज्ञा। नमस्कार।